अब डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, डायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक क्या है? एनर्जी का एक्सचेंज। किसी प्रोसेस में एनर्जी का एक्सचेंज क्या है? तो हम एनर्जी का एक्सचेंज अभी नहीं निकालेंगे, लेकिन हम प्रोसेस तो ये समझेंगे कि जब हम किसी गैस को एक्सपांड करेंगे, गैस को हीट करेंगे, कंप्रेस करेंगे, प्रेशर बदलेंगे, मतलब किसी भी तरह हम गैस की स्टेट चेंज करेंगे, मतलब हम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाएंगे। अब स्टेट क्या है? थर्मोडायनेमिक स्टेट का मतलब सिंपली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से नया प्रेशर, नया वॉल्यूम, नया टेम्परेचर। ऑब्वियसली इट मे बी पॉसिबल नंबर ऑफ मोल्स भी बदल गया। तो एक हमारा सिस्टम था, उस सिस्टम के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ थे, फाइनली कुछ हो गए। ठीक है, तो यहां पे हमने यहां से यहां तक ले गए होंगे, तो इस दौरान इसके स्टेट वेरिएबल्स, दीज आर कॉल्ड पीवीटी, आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। ध्यान दीजिए, एन को शामिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी से एन अपने आप निकल आएगा। ये हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं जो आपकी किसी भी इंस्टेंट पे थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिफाइन करते हैं। हां, जहां तक बात ये उठी कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको क्यों नहीं लिया, मीन फ्री पाथ क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये सब इनके टर्म में निकल आएंगे। इसीलिए हम पीवीटी, बेसिकली इन तीन चीजों को हम स्टेट वेरिएबल मान रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली एक और आएगा एंट्रोपी, लेकिन एंट्रोपी अपने सिलेबस में नहीं है। मैं लेकिन लास्ट लेक्चर में एंट्रोपी के बारे में हिंट दूंगा कि कैसे एंट्रोपी एक स्टेट वेरिएबल है। फिलहाल हमें किसकी बात करनी है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ये तीन स्टेट वेरिएबल हैं, मतलब वेरिएबल्स विच डिफाइन अ थर्मोडायनेमिक स्टेट। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं तो ये पैरामीटर बदलेंगे। अब इस पूरे दौरान एक रिलेशन हमें हमेशा पता है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। और सही बात है, ये स्टेट का आपस का रिलेशन है। ठीक है, और एक जो हम जा रहे हैं, इस एक इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ प्रोसेस। एक प्रोसेस की इक्वेशन होगी कि इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है। जैसे हो सकता है ये आइसोबारिक हो। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। आइसोकोरिक होता वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से या प्रोसेस लिखा होता है जैसे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये तो होता ही है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट क्या लिखूं, वॉल्यूम स्क्वायर। ये एक रिलेशन दे दिया। तो प्रेशर और वॉल्यूम में ये रिलेशन दे दिया, मतलब इट इज एडिशनल इक्वेशन। जो इक्वेशन हम मेंटेन कर रहे हैं स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने में, तो ये रिलेशन हम मेंटेन कर रहे हैं, यहां ये रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। अब ये मेंटेन करने के लिए इट मे बी पॉसिबल कि आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़े, आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़े। ठीक है, वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। हमें इससे मतलब है कि एक कोई रिलेशन यहां से मिलेगा, एक रिलेशन यहां से मिलेगा, और हम इन रिलेशन की मदद से फाइनली स्टेट हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस कुछ और नहीं, एक इक्वेशन है। ठीक है, बस हमें यह पहचानना होगा कि वो इक्वेशन कौन कौन सी है, कि किस तरह की प्रोसेस है, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, जहां वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, और पहचानेंगे कैसे, डिटेक्ट कैसे करेंगे कि आइसोकोरिक है? लिखा होगा रिजिड कंटेनर। रिजिड कंटेनर, या ऐसा लिखा हो सकता था कि ये पिस्टन था, ये गैस है, और पिस्टन को मैंने क्लैंप कर दिया। और अगर पिस्टन क्लैम्प्ड है तो कंटेनर रिजिड है, पिस्टन फ्री है तो कंटेनर रिजिड नहीं है, फिर मूव कर सकता है, वॉल्यूम बदल सकता है। तो ये डिटेक्ट करना सबसे आसान है, रिजिड कंटेनर है, तो ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है। इक्वेशन क्या होगी इसकी? इक्वेशन है वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, और वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल टू एन आर टी से एन आर टी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर। और अगर हम यहां ग्राफ बनाएं तो PV का ग्राफ कैसा बनेगा? आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट, इसी में VT का ग्राफ अंडरस्टूड है, इसी में PT का ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन, और इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? PV इक्वल टू nRT, तो T का स्लोप P y एक्सिस है, तो V अपॉन nR। सोचिए PV इक्वल टू nRT, ओके, nR बाय V, nR बाय V T, ये y था, ये mx, तो स्लोप आया nR बाय V, ये स्लोप है। तो मेरे ख्याल से ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं, कंटेनर रिजिड है, ये इस तरह है। अब इसमें प्रोसेस में क्या है? इफ इट इज हीटेड, अगर हम इस कंटेनर को हीट करते तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर बढ़ता। क्लियर? हीट करने पे इसका टेम्परेचर बढ़ता तो ऑब्वियसली इसका प्रेशर बढ़ता। क्यों? टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। टेम्परेचर अगर आप डबल करोगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा। ऑब्वियसली वॉल्यूम आपका ज्यों का त्यों रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स तो बदलना ही नहीं है। तो अगर हमसे बाकी चीजें पूछी जाती कि इफ इट इज हीटेड, ऑन हीटिंग क्या होगा? टेम्परेचर बदलेगा, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर पूछी होती तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? n√T/v, प्रोपोर्शनल टू n कांस्टेंट, v कांस्टेंट, √T, टेम्परेचर बढ़ेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और कितने टाइम्स हो जाएगी वो भी निकाल लोगे, क्योंकि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कोलिजन इज फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू √T। मीन फ्री पाथ पूछा होता तो मीन फ्री पाथ लैम्डा v/n है और लैम्डा कांस्टेंट है। सोचिए, ना तो वॉल्यूम बदला ना n बदला, √T तो कट ही जाता है मीन फ्री पाथ में। ये रटना नहीं है, ये सब निकालते हुए आना चाहिए। ठीक है? तो अगर हम इसको गर्म करते हैं तो हीट करने पे पार्टिकल तेजी से कोलाइड करेंगे तो उनकी आरएमएस स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है? Vrms अगर पूछा होता √T तो उनकी आरएमएस स्पीड भी बढ़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और इस तरीके से प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक? तो पहचानना क्या है और हीट करने पे क्या असर आएगा या कूलिंग करने पे क्या असर आएगा। तो कूलिंग करोगे तो प्रेशर गिर जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी गिर जाएगी, पार्टिकल्स की आरएमएस स्पीड भी गिर जाएगी। ठीक है? तो पहला प्रोसेस बिल्कुल आसान सा था। छाप लेना ये सब। बस रटना मत, मैं ये कह रहा हूं। ग्राफ तो मैथ्स है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सेकंड हम आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोकोरिक स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आइसोबारिक क्या है? जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर पीवी ग्राफ की बात करें तो ऐसा बनेगा, टीपी ग्राफ बात करें तो ऐसा बनेगा, लेकिन वीटी, टी और वी का ग्राफ ऐसे बनेगा। तो पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो टी इज इक्वल टू P/nR V। तो y इक्वल टू mx, तो स्लोप इसका कितना आया? P/nR। रटना मत, निकालते हुए आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं स्लोप t और v का है, v और t का होता, v ऊपर t नीचे तो स्लोप उल्टा हो जाता। अब ये डिटेक्ट कैसे करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग। अब डिटेक्ट करने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि डिटेक्ट करने का एक ही तरीका है, इक्विलिब्रियम ऑफ पिस्टन।
पिस्टन। दरअसल एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिजिक्स में जो हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, फिजिक्स में प्रोसेस हैं क्वेसी स्टैटिक। क्वेसी स्टैटिक मींस इनफाइनाइटली स्लो। प्रोसेस हम स्लो रखते हैं। एंड पिस्टन इज फ्री टू मूव। एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। हाँ, फिजिक्स में क्वेसी स्टैटिक है, इनफाइनाइटली स्लो है। और स्लो इसलिए रखते हैं, हम सडनली नहीं दबाते, क्योंकि सडनली अगर आपने पिस्टन को दबा दिया, सडनली दबा दिया, तो जो ही पिस्टन मॉलिक्यूल से टकराएगा, मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहां के नेबरहुड में एवरेज स्पीड ज्यादा होगी, यहां स्पीड कम होगी। अब देखिए, हैवी ऑब्जेक्ट किसी लाइट ऑब्जेक्ट में टकराता है तो स्पीड डबल हो जाती है ऑब्जेक्ट की। तो यहां टकराने पे स्पीड, टकराने पे सुपर इलास्टिक कोलिजन हो जाएंगे। इमेजिन करिए, एक पार्टिकल वी से गया, ये वी डैश से आया, तो ये आफ्टर इंपैक्ट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होगा, तो ये v प्लस 2v डैश ये आएगा। तो आया था v से, जा रहा है v प्लस 2v डैश से। तो अगर पिस्टन अंदर की तरफ सडनली मूव करेंगे तो v डैश की वैल्यू लार्ज होगी, तो ये सुपर इलास्टिक कोलिजन होगा। और सुपर इलास्टिक होगा तो इसके नेबरहुड में स्पीड ज्यादा है, यहां स्पीड कम है, जबकि हमारे काइनेटिक थ्योरी के एजम्पशन में स्पीड थ्रू आउट सेम होनी चाहिए। पूरे वॉल्यूम में स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन एक सा होना चाहिए। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशन बने रहें, इसीलिए हम पिस्टन को स्लो 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 मूव कराते हैं। मतलब हम हर प्रोसेस इतनी स्लो करते हैं कि इक्विलिब्रियम हमारा लगभग बना रहे, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म बना रहे। इसी को क्वेसी स्टैटिक कहते हैं। तो देखिए, अगर पिस्टन को फ्री टू मूव छोड़ दिया, पिस्टन को अगर हम फ्री टू मूव छोड़ रहे हैं, जैसे देखिए इस तरह या फिर इस तरह। अब देखिए, ये फ्री है और स्मूथ है, तो जरा सोचिए, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर गारंटीड बराबर होगा। जो प्रेशर अंदर है वही प्रेशर बाहर होगा। ठीक है, अदरवाइज ये पिस्टन मूव कर जाएगा, इक्विलिब्रियम में है। अब अगर मैं इसको हीट करूंगा, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये गर्म होगा, पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, यहां का प्रेशर बढ़ेगा, और ज्यों ही यहां का प्रेशर बढ़ेगा पिस्टन आगे मूव कर जाएगा, क्योंकि ज्यों ही प्रेशर डिफरेंस आया पिस्टन खिसक जाएगा। तो अगर मैंने सडन हीटिंग की, पिस्टन सडनली खिसकेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, स्लो हीटिंग। स्लो हीटिंग करेंगे तो स्लोली स्लोली पिस्टन खिसकता रहेगा, और पिस्टन खिसकता रहेगा और पिस्टन काइनेटिक एनर्जी भी नहीं लेगा। तो पूरी की पूरी हमारी हीट इसका टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च होगी। तो अगर हम इसको हीट करते रहेंगे तो ये एक्सपांड करेगा, लेकिन इसका प्रेशर इधर और इधर हमेशा बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि हल्का सा डीपी बढ़ेगा, ये खिसक जाएगा, डीपी को खत्म कर देगा। और यहां पे देखिए, अगर यहां प्रेशर P0 है और इसका मास m है, तो यहां गैस का प्रेशर कितना है, P0 प्लस mg/e। और अगर ये पिस्टन फ्री है और अब आप इसको हीट करते हैं, तो अगर आप हीट करोगे, ये मैं कॉइल का सिंबल बनाता हूं, ये हीटिंग कॉइल। तो हीट करूंगा तो इसका गैस का प्रेशर बढ़ेगा, इस गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन उठेगा, तो वापस से उस प्रेशर को रिड्यूस करा के इतना कर देगा, क्योंकि हमें पिस्टन को इक्विलिब्रियम में रखना है। और पिस्टन इक्विलिब्रियम में है तो गारंटीड अंदर का प्रेशर इसके बराबर है। और ये चीज एक कांस्टेंट चीज लिखी है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पिस्टन। तो चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर का डिफरेंस इसके वेट को बैलेंस करेगा, और वो कांस्टेंट निकला। तो ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है। यहां पे mg का कोई रोल नहीं, हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी आइसोबारिक प्रोसेस है एट प्रेशर P0। इवन ये गैस है, ये मर्क्यूरी है 20 सेंटीमीटर।
अब मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो यहां से एटमॉस्फेयर 75 सेंटीमीटर। अब फील करिए, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये इसका प्रेशर कितना है, 95 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। फील करो, इसका 75 है, इसका 20 जुड़ेगा तो इसका 95 आएगा। यहां से मैंने इसको क्लोज कर रखा है, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट चैम्बर है, मैं इसको हीट करूंगा तो ये कॉलम की हाइट तो इतनी रहेगी, ये ऊपर खिसका तब भी तो 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि अगर ये ऊपर खिसक भी गया, इधर आ गया, तब भी मर्क्यूरी की हाइट तो बदलेगी नहीं, इट विल रिमेन 20। और बाहर 75 है, इधर 20 है, तो अंदर 95 ही निकलेगा। मतलब हम यहां क्या कर रहे हैं, मर्क्यूरी के इक्विलिब्रियम के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हीटिंग इतनी स्लो करेंगे कि जो चीजें मूव कर रही हैं, अगर वो फ्री हैं तो वो सडन मूव नहीं कर रही हैं, ठीक है। हम स्लो हीटिंग कर रहे हैं, वो स्लोली मूव कर रहे हैं, दैट मींस दे आर इन इक्विलिब्रियम। पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, पिस्टन इक्विलिब्रियम में, यहां मर्क्यूरी एक पिस्टन की तरह है, वो भी इक्विलिब्रियम में है। तो ये भी एक आइसोबारिक प्रोसेस है, जो प्रोसेस 95 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर पे परफॉर्म हो रही है। और सही बात है, अगर ये बढ़ के मान लो 100 हो जाता, ये 75 है, ये 20 है, तो एक डिफरेंस आ जाता और ये एकदम से मूव कर जाता। और हम चाह रहे हैं क्वासी स्टैटिक बनाना, मतलब पिस्टन इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, सो दैट केटीजी के assumptions हमारे बने रहे। तो ये ट्रिकी था आइसोबारिक प्रोसेस। बस आइसोबारिक में आपको क्या समझना है कि पिस्टन या मर्क्यूरी जो भी है उसके इक्विलिब्रियम के लिए बात करिए, और इक्विलिब्रियम से अपने आप इसका प्रेशर निकल आएगा, और इसका प्रेशर कांस्टेंट ही निकला। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक छोटा सा चेंज कर देता लास्ट वाले में, अगर मैंने मर्क्यूरी ऐसे यहां भी क्लोज कर दिया, यहां भी क्लोज कर दिया, अब मैं इसको हीट करूंगा तो मर्क्यूरी ऊपर जाएगी, मर्क्यूरी ऊपर जाएगी तो इसका प्रेशर मान लो पहले 75 था, ये 20 सेंटीमीटर, इसका 95। जब मैं इसको हीट करूंगा, ये ऊपर जाएगा तो इसका वॉल्यूम घटेगा, इसका वॉल्यूम घटेगा तो इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा, और इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा तो ये भी बदलने लगेगा। तो यहां मर्क्यूरी के मूवमेंट की वजह से इसका प्रेशर बढ़ेगा तो इसका प्रेशर भी बदलेगा, इट इज नो मोर आइसोबारिक। लेकिन पहले केस में क्या था, सिंस इट वॉज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, द प्रेशर ऑफ दिस पार्ट रिमेन्स कांस्टेंट 75, दैट्स व्हाई प्रेशर ऑफ दिस पार्ट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज 95। लेकिन अगर मैं बंद कर दूं तो बदल जाएगा। तो कोशिश करिए कॉमन सेंस इसको बनाने की, कि कॉमन सेंस से आपको आंसर मिलेंगे। आपको इक्विलिब्रियम यही सॉल्व करना है, इक्विलिब्रियम सॉल्व करने पे कांस्टेंट आ गया तो आइसोबारिक है, नहीं तो नहीं है। ये मैंने 3 एग्जांपल दिए आइसोबारिक के, ठीक है। तो बाकी सब फैक्टर आप निकाल लोगे कि हीट करने पे क्या हो रहा है, कि हीट करने पे ऑन हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट ही है। तो अगर मैं मीन फ्री पाथ की बात करूं तो मीन फ्री पाथ लैम्डा v/n पे डिपेंड कर रहा था। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है क्योंकि क्लोज सिस्टम है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मीन फ्री पाथ बढ़ेगा। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी n√T/v पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन दिख रहा है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो ये 1/√T बनेगा, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी गिर जाएगी। देखिए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी, n√T/v, और वॉल्यूम खुद T पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये इनडायरेक्टली 1/√T आ गया। तो हीटिंग करने पे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी गिर जाएगी। वंस अगेन ये रटना नहीं है, आपको निकालते हुए आना चाहिए, फॉर्मूले भर याद रखने हैं क्या डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये दूसरा था आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो पिस्टन का इक्विलिब्रियम से हमें अंदाज लग जाएगा कि प्रोसेस हमारी कौन सी है। तीसरा आइसोथर्मल।
आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर कांस्टेंट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम। तो हाइपरबोला है प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, प्रेशर और टेम्परेचर वर्टिकल लाइन, टेम्परेचर और वॉल्यूम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये और भी इंटरेस्टिंग है कि दरअसल वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर गिरेगा, मतलब आप अगर इसको हीट करोगे तो इसका टेम्परेचर T0, इसका टेम्परेचर T0, इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो वॉल्स आर हाईली कंडक्टिंग एंड स्लोली हीटेड, ये ऐसे डिटेक्ट करेंगे। कंटेनर की वॉल्स कंडक्टिंग है, ज्यों ही आप गर्म करोगे सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, इसका टेम्परेचर T0 से बड़ा होगा, लेकिन आप ज्यों ही गर्म करोगे और वॉल्स हाईली कंडक्टिंग है तो वो हीट एक्स्ट्रा बाहर निकल जाएगी। ठीक है, कुछ एक्सपांशन करने में खर्च हो जाएगी और टेम्परेचर इसका और इसका बराबर रहेगा, कुछ हीट बाहर निकल सकती है। तो हमें सिंपली क्या समझना है कि वॉल्स थर्मली कंडक्टिंग है और स्लोली हीट करोगे तो अंदर और बाहर टेम्परेचर बराबर रहेगा। ठीक है, तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वही इसका है। तो अगर हीट करेंगे तो ये ऐसा, या जो भी वॉल्स कंडक्टिंग है और प्रोसेस स्लो है, प्रोसेस स्लो है मतलब इट गिव्स इनफ टाइम टू मेंटेन टेम्परेचर। ये हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, हां, अब इसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देखते हैं कि अगर मैं हीटिंग करूंगा आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर तो बदल नहीं सकता, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, कुछ तो बदलेगा, तो ये एक्सपांड करेगा, क्योंकि गर्म करूंगा तो वो एक्सपांशन में चला जाएगा वर्क पूरी एनर्जी, तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर गिरेगा। और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और लैम्डा अगर लिखना होता तो लैम्डा है V बाय N, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ गया, लैम्डा बढ़ गया। फ्रीक्वेंसी N√T बाय V, T कांस्टेंट, N कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ गया, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी गिर गई। तो इसमें हीटिंग करने पे टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर गिरता है। ऑब्वियसली कूलिंग करते तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट अब भी रहता, वॉल्यूम गिरता, प्रेशर कम हो जाता, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती, मीन फ्री पाथ घट जाता। ठीक है, तो हमने 3 प्रोसेस की बात की, एक आइसोबारिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल। तीनों में हम हीट करते हैं तो क्या अंतर आता है ये भी हमने देखा। आइसोकोरिक में एक्सपांशन का मीनिंग नहीं है, आइसोबारिक और आइसोथर्मल में हीट करने पे एक्सपांड होगा, लेकिन आइसोबारिक में टेम्परेचर बढ़ेगा, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जिन्हें हमें खुद डिटेक्ट करना पड़ेगा कि प्रोसेस किस तरह की है। हां, ऐसा नहीं है कि प्रोसेस 3 ही है, प्रोसेस कई हो सकती हैं। प्रोसेस कुछ भी हो सकती है, प्रोसेस मतलब P और V में रिलेशन है। मैं 2 एग्जांपल और दे रहा हूं प्रोसेस के। जैसे ये था, इस पे 3 एटमॉस्फेयर पे कोई गैस भरी है, ठीक है, बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अब यहां हल्का सा होल है, इससे लीक हो रहा है, इस पे लीकेज हो रहा है, और लीकेज होके ये प्रेशर हमारा बदल के, ठीक है, प्रेशर हमारा बदल के, और हां टेम्परेचर मैं दे रहा हूं बाहर का 300, अंदर का भी 300, बाहर का 300, तो प्रेशर बदल के मान लो 2 एटमॉस्फेयर हो गया। तो गैस लीक हो रही है इसीलिए प्रेशर गिर रहा है। तो यहां नंबर ऑफ मोल्स N है, यहां वॉल्यूम V है, तो जरा समझिए यहां वॉल्यूम V है तो यहां भी वॉल्यूम V ही है, कंटेनर का वॉल्यूम तो सेम है। टेम्परेचर इसका 300 केल्विन तो इसका भी 300 केल्विन, क्योंकि जो इसका है वही सराउंडिंग है, जो इसका है वही सराउंडिंग है, तो टेम्परेचर बदलने की कोई वजह दिख नहीं रही इसमें, ठीक है, क्योंकि थर्मल हीट एक्सचेंज तो है नहीं, टेम्परेचर बराबर है। तो 300 केल्विन 300 केल्विन, टेम्परेचर भी कांस्टेंट।
लेकिन प्रेशर यहां 3 एटमॉस्फेयर से प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर हो गया, मतलब पक्का नंबर ऑफ मोल्स n से 2n/3 हो गए होंगे PV = nRT के हिसाब से, मतलब n/3 मोल्स लीक कर गए हैं, जिस वजह से प्रेशर कम हो जाए। ये कुछ और नहीं, टायर का पंक्चर होने का एग्जांपल है। ठीक है, कि टायर के अंदर एयर भरी है और मेरे ख्याल से आपको हार्डली सरप्राइज होगा कि बाहर 300 केल्विन है तो अंदर भी 300 केल्विन है। बाहर की एयर अंदर की एयर बराबर टेंपरेचर पे। अब ये पंक्चर हो गया तो एयर लूज करने लग गई। तो यहां टायर का वॉल्यूम इनिशियली रफली सेम है, चेंज कहां आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स में। तो ये दरअसल क्लोज सिस्टम नहीं है, यहां मास एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स यहां बढ़े तो यहां क्या है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? तो ये लीकेज था हमारा। और अगला बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने क्या किया, इसमें एक स्प्रिंग लगा दी कांस्टेंट K की, अंदर प्रेशर बाहर प्रेशर P0, इनिशियली नेचुरल लेंथ है। अब हम इसको हीट कर रहे हैं एरिया A। अब हीट किया मैंने तो अभी इसका टेंपरेचर T0 और अंडरस्टूड है नेचुरल लेंथ है तो इसका प्रेशर P0 है। पिस्टन का इक्विलिब्रियम देखिए, स्प्रिंग का तो फोर्स है नहीं, तो ये P0 तो ये भी P0। अब अगर मैं हीट करता तो ये एक्सपांड करता, हीट करता तो ये एक्सपांड करता। मान लीजिए x एक्सपांड कर जाता तो ये लेंथ हो जाती है L+x और इसका प्रेशर हो जाता P। बाहर का है प्रेशर P0। वंस अगेन क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस है, मतलब स्लो हीटिंग है। स्लो हीटिंग है मतलब पिस्टन हमेशा इक्विलिब्रियम में है। तो पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम P × A, पिस्टन पे इस तरफ, P0A इस तरफ, Kx इस तरफ, तो P = P0 + Kx/A। ये इसका प्रेशर है और इसका वॉल्यूम A × L + x है, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपांड होके ये आ गया। और अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो इस बार ना प्रेशर बदला ना वॉल्यूम बदला, और टेंपरेचर कितना है? PV = nRT लगाओ। PV नया प्रेशर नया वॉल्यूम बाय NR, ये नया टेंपरेचर। तो ना प्रेशर बदला ना वॉल्यूम बदला, सॉरी, ना प्रेशर कांस्टेंट है ना वॉल्यूम कांस्टेंट है ना टेंपरेचर कांस्टेंट है, सब कुछ बदल रहा है इसमें। तो जरूरी नहीं, और सही बात है, देखिए वॉल्यूम तो बदल ही रहा है, एक्सपांड हो रहा है। प्रेशर क्यों बदल रहा है? क्योंकि ये पिस्टन फ्री नहीं है, ये स्प्रिंग इसको फ्री टू मूव नहीं रख रही है, तो पिस्टन का फोर्स आ रहा है तो प्रेशर बदल रहा है। और टेंपरेचर बदल ही रहा है क्योंकि दोनों बदले और फैक्टर कटे नहीं, एक्स बढ़ाने पे टेंपरेचर बढ़ रहा है। अब अगर हमसे पूछा होता बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो P और V में रिलेशन निकालें तो P = P0 + Kx/A। इसमें से x की वैल्यू उठा के छाप दूं, K/A, x की वैल्यू V/A - L, ये प्रेशर आ गया। और तो प्रेशर की वैल्यू P0 - KL/A + KV/A², तो P = A + KV/A + BV टाइप का। तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ऐसा बना, एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ, ऑब्वियसली वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और दिख रहा है x प्रेशर के साथ लीनियर है, तो x की वैल्यू अगर इसमें छापते तो टेंपरेचर और प्रेशर का ग्राफ एक पैराबोला बनता। टेंपरेचर और वॉल्यूम का ग्राफ भी एक पैराबोला बनता, x एलिमिनेट करते। तो जरूरी नहीं कि जो हमने स्टैंडर्ड पढ़े उनमें से ही हो, बस क्या होगा कि प्रोसेस आपको या तो ऐसे डिफाइन की गई होगी या आपको इक्वेशन गिवन होगी, जैसे ये इक्वेशन गिवन होगी, तो PV = nRT से कंपेयर करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक डिस्कशन था। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं सो दैट आपको बहुत अच्छा फील आ जाए इसमें। एग्जाम्पल 1 देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक गैस नीचे है, एक गैस ऊपर है,
यहां दोनों पे गैस है, यहां 300 केल्विन टेम्परेचर है सराउंडिंग का, लेकिन इस समय इनका टेम्परेचर 400 और 500। ऑब्वियसली इस समय भी इक्विलिब्रियम में, इस समय ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में, लेकिन रहेंगे नहीं हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि वॉल्स आर कंडक्टिंग। धीमे धीमे ये हीट लूज करेगा और हीट लूज करेगा और इवेंचुअली सबका टेम्परेचर 300 केल्विन हो जाएगा। फिलहाल शुरू के 2 पार्ट पूछे इनिशियली, तो इस समय कंडीशन क्या है, और चूंकि हम क्वासी स्टैटिक की बात करते हैं मतलब पिस्टन हमेशा इक्विलिब्रियम में, तो अपर पिस्टन के लिए बात करें तो अपर पिस्टन पे एक P0A इधर से लगेगा, P1A नीचे लगेगा, एक mg नीचे से। नीचे वाले पिस्टन की बात करें तो इस पे P1A नीचे, P2A ऊपर और एक mg/a इस पिस्टन का। ये तो मैंने क्या माना, इसका प्रेशर P1, इसका प्रेशर P2 इनिशियली। अब इसका इक्विलिब्रियम देखें तो P1 इक्वल टू P0 प्लस mg/a और यहां से P2 इक्वल टू P1 प्लस mg/a। अब mg/a की वैल्यू कितनी है? mg किधर चला गया? 2 किलोग्राम, 20, 2 इंटू 10, एरिया 10 पे -4, 2 एटमॉस्फेयर, 2 इंटू 10 पे 5, तो ये 2 एटमॉस्फेयर है, ये 1 एटमॉस्फेयर है, तो ओवरऑल 3 एटमॉस्फेयर। P1 3 एटमॉस्फेयर, ये 2 एटमॉस्फेयर, तो ये 5 एटमॉस्फेयर, ये 2 एटमॉस्फेयर, P1 3 एटमॉस्फेयर है, तो ओवरऑल 5 एटमॉस्फेयर। तो इनिशियली प्रेशर हमें पता चल गया, ये 3 एटमॉस्फेयर है, ये 5 एटमॉस्फेयर। तो ये तो पहले का आंसर आ गया, 3 और 5। सेकंड का आंसर निकालना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में अब हमें इस डेटा की जरूरत नहीं है, दो 3 एटमॉस्फेयर, 5 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम इसका कितना है? तो एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10, तो इसका वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 20 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेम्परेचर 400 केल्विन, टेम्परेचर 500 केल्विन, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स PV/NR, PV/RT। प्रेशर 3 इंटू 10 पे 5, वॉल्यूम 20 इंटू 10 पे -6, R 25/3, टेम्परेचर 400। तो ये तो कट गया, 6 और 3 18/25 इंटू 4 100, ये आ गया। ये नंबर ऑफ मोल्स पहले के आ गए, नंबर ऑफ मोल्स दूसरे के निकालने हैं, तो यही कैलकुलेशन करते तो प्रेशर 3 की जगह 5 हो जाता, तो 5/3 टाइम्स ये आता। ठीक है, वॉल्यूम हमारा 20 की जगह 10 है, तो 1/2 वॉल्यूम आ गया। टेम्परेचर 400 की जगह 500 है, तो 5/4 इधर आ गया, इनटू जो उसका आंसर आया था। ठीक है, 5 से 5 कटा, 4 2 2/3, 2/3 12 इंटू 10 पे -4। तो ये हमारा आंसर आया 12 इंटू 10 पे -4। इसके नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर वाले के नंबर ऑफ मोल्स 18 इंटू 10 पे -4। चलो अब देखिए कि इस प्रोसेस के दौरान जब इसका टेम्परेचर 400 है, इसका टेम्परेचर 500 है, इसका टेम्परेचर 300 है, इवेंचुअली ये एनर्जी लूज करेंगे, तो फाइनली इसका टेम्परेचर भी 300 केल्विन, इसका टेम्परेचर भी 300 केल्विन, और इसका तो 300 था ही। इसका मतलब कि प्रोसेस यहां से यहां स्टेट चेंज हो रही है। और अब समझने वाली बात यह है कि यह प्रोसेस एक आइसोबारिक प्रोसेस है, और यह भी आइसोबारिक है। क्यों? क्योंकि जरा देखिए, हमें इस पिस्टन को इक्विलिब्रियम में रखना है, और अगर टॉप पिस्टन के इक्विलिब्रियम के लिए बात करें तो यहां हमेशा P एटमॉस्फेयर है, ये तो बदलेगा नहीं।
इसका mg/a भी कांस्टेंट है, तो इसका प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि इस पिस्टन को हमेशा इक्विलिब्रियम में रखना है, तो यहां प्रेशर कांस्टेंट है। और अगर यहां प्रेशर कांस्टेंट है तो यहां भी कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों प्रेशर का डिफरेंस ही तो mg/a है। तो रियलिटी ये है कि ये प्रोसेस और ये प्रोसेस दोनों ही हमारी आइसोबारिक प्रोसेस है। मतलब इसका प्रेशर अभी भी 3 एटमॉस्फेयर है, इसका प्रेशर अभी भी 5 एटमॉस्फेयर है। तो इससे पता चला कि अगर इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर 400 से 300 हो गया, तो वॉल्यूम भी 20 से 3/4 हो जाएगा। 20 का 3/4 मतलब 15। एरिया तो कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर जितने गुना कम हो गया वॉल्यूम उतने ही गुना कम हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोबारिक कूलिंग है। ये इसके लिए भी ट्रू है। प्रेशर कांस्टेंट है 5 एटमॉस्फेयर, 500 से 300 तो 5/3 टाइम्स हो गया, तो ये 10 सेंटीमीटर का 5/3 टाइम्स ये लेंथ आ गई। तो ये नई हमारी लेंथ आ गई, मतलब ये भी दबा नीचे, वो भी नीचे दबा। तो अगर हमसे पूछा होता पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट कितने हुए, तो ये कितना नीचे गिरा। पहले हाइट 10 थी, अब 10 का 3/5 होना चाहिए ना, 6 सेंटीमीटर। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 6 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर नीचे गिरा, ये वाला 9 सेंटीमीटर नीचे गिरा। 9 क्यों? 20 से ये 15 हो गया, 5 का डिफरेंस ये है, 4 ये, तो ये 9 सेंटीमीटर नीचे गिरा, ये 4 सेंटीमीटर नीचे गिरा। ठीक, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। बस हमें क्या समझना जरूरी था कि इनका प्रेशर थ्रू आउट कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रेशर अगर पता नहीं चलता तो आप कैसे निकालते कि वॉल्यूम कितने गुना कम हो गया, क्योंकि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो आइसोबारिक की ही कंडीशन थी। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, थोड़ा और अच्छा फील आएगा। एग्जाम्पल 2 एक कंटेनर है, रिजिड कंटेनर है, लेकिन उसमें एक पार्टीशन है जो क्लैम्ड है, कंडक्टिंग भी। अभी टेम्परेचर दोनों का डिफरेंट है, प्रेशर दोनों का डिफरेंट है। ऑब्वियसली मैंने फिक्स कर रखा है तो प्रेशर डिफरेंट हो सकता है। टेम्परेचर इनिशियली मेंटेन किया होगा, इनिशियली हमने दिया होगा, तो इनिशियली तो हम टेम्परेचर कुछ भी दे ही सकते हैं ना। ये 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ पिस्टन इनिशियली इज फिक्स्ड, फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पहला पार्ट है। फिर हमने क्या किया, पिस्टन को छोड़ दिया। पिस्टन को छोड़ोगे तो प्रेशर डिफरेंस है तो मूव करेगा, लेकिन ये टेम्परेचर भी बदलेगा क्योंकि ये कंडक्टिंग है। तो इवेंचुअली स्टडी स्टेट आएगी जब दोनों तरफ प्रेशर भी बराबर हो जाएंगे, दोनों तरफ टेम्परेचर भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये कंडक्टिंग है। तो तब आपको पोजीशन ऑफ पिस्टन निकालनी है। देखते हैं, तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें। तो पहले हमें वॉल्यूम पता है, इसका प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम लेंथ इंटू एरिया, 20 इंटू एरिया, टेम्परेचर 600, इसका प्रेशर 180 m, वॉल्यूम 30 इंटू एरिया, टेम्परेचर 300, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पूछा था, तो N1 और N2, तो N1 इज इक्वल टू PV/RT, तो N2 इज इक्वल टू P2V2/R2, RT2, तो N1/N2, P1/P2 3/1, वॉल्यूम 2/3, टेम्परेचर 6/3, तो 1:1 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो 1:1 आया, और 1:1 आया मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली मोल्स बराबर है। अब फाइनली जब स्टडी स्टेट आएगी तो उस समय दोनों का टेम्परेचर जो भी होगा बराबर होगा, दोनों का प्रेशर जो भी होगा बराबर होगा। टेम्परेचर बराबर क्यों? हीट तब तक फ्लो होती रहेगी जब तक टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। प्रेशर बराबर क्यों? क्योंकि पिस्टन फ्री टू मूव है, फाइनली इक्विलिब्रियम में आएगा और प्रेशर बराबर हो जाएंगे।
अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स तो जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो N1 इज इक्वल टू P डैश AL1 बाय T डैश RT। N2 इज इक्वल टू फाइनली प्रेशर एरिया, फाइनली प्रेशर P डैश, वॉल्यूम AL2, टेम्परेचर T डैश, और सिंपल सी बात है N1 बाय N2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 इज इक्वल टू 1/1। मिड पॉइंट पे आएगा, आना भी था। प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम होंगे, मिड पॉइंट पे आएगा। इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर राइट, तो पिस्टन शिफ्ट्स 5 सेंटीमीटर राइट ऑफ स्टार्टिंग पोजीशन, स्टडी स्टेट में खिसक के यहां पहुंच जाएगा। ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो कुछ और आता तो लेंथ को उस रेशियो में बांटते। एग्जाम्पल 3, और एग्जाम्पल 3 बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। पी नॉट की वैल्यू 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, एक ये इस तरह लेंथ है, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 60 सेंटीमीटर है, पूरी 1 मीटर की ट्यूब मान सकते हैं आप, ठीक है। अंदर एक गैस है, ठीक है। इफ ट्यूब इज स्लोली इन्वर्टेड, फाइंड लेंथ ऑफ एयर कॉलम। बस इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी ही है। तो यहां कुछ ऑब्वियस चीजें हमें माननी पड़ेंगी कि हम डेली लाइफ का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक ट्यूब में हमने मर्क्यूरी रख दी, एयर अंदर हमने ट्रैप कर दी है, ठीक है। मर्क्यूरी हमने रखी, एयर ट्रैप की, और ये कुछ इस तरह का सिस्टम है। अब पूछा है कि ट्यूब को हम अगर पलट देते हैं, तो सोचिए जिस दौरान हम ट्यूब को स्लोली पलट रहे हैं, क्या हम कोई हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं? मतलब एनर्जी वैसे तो सप्लाई नहीं कर रहे, कहीं हीटिंग कूलिंग तो इन्वॉल्व है नहीं, स्लो प्रोसेस है। और हीटिंग कूलिंग इन्वॉल्व नहीं है और स्लो है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहां यह समझना जरूरी है कि यह आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो चूंकि स्लोली हम पलट रहे हैं, तो प्रेशर तो बदल ही रहा है, क्योंकि पहले मर्क्यूरी दबा रही थी, अब नहीं दबाएगी, तो प्रेशर हमारा बदल रहा है, वॉल्यूम बदल रहा है, क्योंकि मर्क्यूरी मूव कर रही है। तो आइसोबारिक आइसोकोरिक तो हो नहीं सकते थे। और यहां टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि हम कहीं से गर्म नहीं कर रहे हैं, स्लोली हम सिर्फ पलट दे रहे हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये इनिशियल स्टेट है। फाइनल स्टेट हमारी कुछ ऐसी है, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ हमारी L है, इसका प्रेशर कुछ P है। तो अभी देखिएगा, यहां से एयर अंदर प्रेशर लगा रही थी, तो इसका प्रेशर है 60 + 10, सॉरी क्या है, 75 + 10, 75 इसका, 10 इसका, 85 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब यहां पे प्रेशर इसका कितना है? अब जरा फील करिए कि ये 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी नीचे से लगेगा, लेकिन इस बार 10 सेंटीमीटर हम उल्टा जाएंगे, तो उसका प्रेशर गिर जाएगा। हमें पता है मर्क्यूरी कॉलम में नीचे आते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाते हैं तो गिरता है। तो ये कितना आया? 65 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और अच्छी बात है कि हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा सकते हैं। और P1 कितना है? 85 सेंटीमीटर, और यहां 85, यहां 70, कितना 65 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यूनिट दोनों तरफ कट जाएगी, इसीलिए एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं। वॉल्यूम इसका कितना है? एरिया इंटू 60, यहां भी सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। तो ये अंडरस्टूड है कि ये लेंथ हमारी सेंटीमीटर में आई है। क्यों? क्योंकि 60 हमारा सेंटीमीटर में, एरिया कट गया, तो लेंथ आई 60 टाइम्स 85 बाय 65 सेंटीमीटर। ये हमारी लेंथ है एयर कॉलम की, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये क्वेश्चन। बस यहां समझना था कि आइसोबारिक, आइसोकोरिक, सॉरी क्या कह रहा हूं, आइसोथर्मल कैसे है, ठीक है।
जनरली क्या होता है, थंब रूल कुछ ऐसा होता है कि कुछ समझ में ना आए, जहां हम जैसे किसी ट्यूब को टेढ़ा किया, वर्क किया इस तरह का, और स्लो वर्क कर रहे हैं जहां हम अलग से हीट नहीं कर रहे हैं, तो जनरली वो आइसोथर्मल ही होती है। जनरली P1 V1 P2 V2 बराबर होता है। चलो ये 4 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में एक कंटेनर है, उसके अंदर एयर है, ये पिस्टन है, 300 केल्विन बाहर है, अंदर भी 300 केल्विन है। बाहर की हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन में, एरिया की भी पता नहीं जरूरत पड़ेगी कि नहीं, ठीक है। अब पूछा है सिस्टम इज हीटेड स्लोली टू इंक्रीज द टेम्परेचर टू 400 केल्विन। धीमे धीमे हीट किया, टेम्परेचर इसका 400 केल्विन बना दिया। यू हैव टू फाइंड न्यू प्रेशर, इसका नया प्रेशर कितना होगा, और फ्रैक्शनल चेंज इन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी अभी कितनी है, फाइनली कितनी होगी। किस केस में, पहले में पिस्टन जब फिक्स्ड है और दूसरे में पिस्टन जब फ्री टू मूव है। तो ये दोनों पार्ट पहले फर्स्ट पार्ट के लिए मान के सॉल्व करिए, फिर दूसरा मान के सॉल्व करिए। क्वेश्चन 2 में यहां पे ये गैस है, इंक्लोज्ड है, बाहर एटमॉस्फेयर है, ये 5 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये ऐसा है। अब हमने क्या किया, ट्यूब को हीट करना चालू किया। हीट करेंगे मरकरी ऊपर उठेगी, तो आपको वो टेम्परेचर बताना है जिस टेम्परेचर पे ये ओवरफ्लो कर जाएगी। ध्यान दीजिए इन दोनों ही क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने ये नहीं बताया कि पिस्टन डायाथर्मिक है कि नहीं, हीट एक्सचेंज अलाउड है कि नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे कि हमने कितनी हीट ट्रांसफर की, कि ऐसा करने में हमने एनर्जी कितनी दी, तब जरूरत पड़ेगी कि इससे लीक हो रहा है कि नहीं। ऐसे यहां हमने हीट कितनी दी ये मैंने नहीं पूछा, वहां थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ेगी कि हम वर्क कितना कर रहे हैं, इसकी ग्रेविटी से लड़ने में कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने में कर रहे हैं। दैट इज पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। क्वेश्चन 3, दोनों तरफ 60 सेंटीमीटर और मर्क्यूरी आइडेंटिकल प्रेशर है, वॉल्यूम भी सेम है, सिमेट्री है, टेम्परेचर भी अंडरस्टूड है, सेम है। अब हमने क्या किया, इसको स्लोली ऐसे ले जाके वर्टिकल कर दिया, तो ऑब्वियसली ये मर्क्यूरी कॉलम नीचे दबेगा, तो एक जगह लेंथ बढ़ेगी, एक जगह लेंथ कम होगी, तो नई लेंथ आएगी। तो आपको वही बताना है कि जब हमने रोटेट कर दिया तो पोजीशन ऑफ मर्क्यूरी कॉलम क्या होगा नया। क्वेश्चन नंबर 4, 2 बल्ब है जिनके अंदर गैस भरी हुई है, यहां ऑक्सीजन भरी हुई है, यहां हीलियम है, 27 डिग्री सेल्सियस, 100 सेंटीमीटर क्यूब, 2 एटमॉस्फेयर, 127 ये। तो पहला है दोनों में इंडिविजुअली मास कितना है। सेकंड क्या है कि जब हमने ये स्टॉपर हटा दिया तो दोनों मिक्सअप हो जाएंगी और इवेंचुअली टेम्परेचर इनका बराबर हो जाएगा। जो भी हो फाइनली टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, ऑब्वियसली फाइनली प्रेशर भी बराबर हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि जब स्टॉपर हमने रिमूव कर दिया तो फाइनली मास इन ईच पार्ट कितना होगा। मैंने फाइनल टेम्परेचर और प्रेशर नहीं पूछा है, ठीक है, वो मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे निकालेंगे। तो ये ट्राई करिए चारों क्वेश्चन। चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में सिस्टम इज हीटेड स्लोली टू इंक्रीज टेम्परेचर टू 400 केल्विन, न्यू प्रेशर, न्यू टेम्परेचर, ठीक है। पहले में पिस्टन क्लैम्प्ड है, अगर पिस्टन फिक्स्ड है तो वॉल्यूम तो बदलने वाला नहीं, तो इट विल रिमेन 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब पहले पार्ट की बात कर रहा हूं, जब आइसोकोरिक है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने 300 से 400 केल्विन कर दिया, तो प्रेशर हमारा 1.5 एटमॉस्फेयर से, फाइनल प्रेशर 1.5 एटमॉस्फेयर से 4/3, दैट मीन्स 2 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अब हमें कॉलिजन फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है n√T/v, इसके प्रोपोर्शनल, n कांस्टेंट, v कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, तो f0 से f0 का √4/3 हो जाएगा। फ्रैक्शनल चेंज, तो चेंज कितना आया, √4/3 माइनस f0, ओरिजिनल f0, तो ये आंसर आ गया √2/√3 माइनस 1, ये फ्रैक्शनल चेंज है, ठीक। सेकेंड पार्ट था हमारा इसमें आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब इस बार ये एक्सपांड करेगा, ये एक्सपांड कर जाएगा और एक्सपांड करके इसकी नई लेंथ आएगी v, लेकिन प्रेशर रहेगा 1.5 एटमॉस्फेयर ही। तो दरअसल mg/a का कंट्रीब्यूशन 0.5 है। हालांकि पूछा नहीं, लेकिन पिस्टन के इक्विलिब्रियम की बात करें, यहां 1 एटमॉस्फेयर, यहां 1.5, तो 0.5 एटमॉस्फेयर mg/a की वजह से आया होगा। एरिया दिया था, mg हम निकाल सकते थे। चलो, टेम्परेचर 400 केल्विन,
तो अब हमारा वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो पहले वॉल्यूम था 20 इंटू एरिया, अब वॉल्यूम कितना आएगा, तो टेम्परेचर हमारा 4/3, तो वॉल्यूम इसका 4/3, तो आंसर आ गया, नई लेंथ आ गई 20 इंटू 4/3 सेंटीमीटर, ये नई लेंथ आ गई इसकी। प्रेशर तो उतना ही रहेगा, पूछा प्रेशर था, तो प्रेशर विल रिमेन 1.5 एटमॉस्फेयर, न्यू लेंथ विल बी 20 टाइम्स 4/3 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n√T/v, और √T वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो नीचे भी T 1/√T। तो पहले कॉलिजन फ्रीक्वेंसी f0 थी, अब f0/√4/3, तो √3/2 f0, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, यही डेल्टा f/f है, फ्रैक्शनल चेंज, तो नेगेटिव में आ गया √3/2 - 1। ठीक है, पहला पार्ट हो गया, तो आसान सा था पहला पार्ट। सेकंड भी और भी आसान है। सेकंड में हमने क्या किया, ट्यूब इज हीटेड टू रेज द टेम्परेचर व्हेन मर्क्यूरी स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग। अब इसको गर्म करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मर्क्यूरी ओवरफ्लो होगी जब ये 5 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। तो मर्क्यूरी कब ओवरफ्लो होगी, जब ये केस ऐसा बनेगा, मतलब जब ये लेंथ 25 होगी, तो नया वॉल्यूम मिल गया। और जरा समझिए, इसका प्रेशर 75 और इसका प्रेशर 85 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एंड दैट इज कांस्टेंट। तो ये हमारी आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पहले वॉल्यूम 20 इंटू एरिया है, अब वॉल्यूम 25 इंटू एरिया है, तो V1/V2 T1/T2। तो फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू T1 इंटू फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियली टेम्परेचर 300 केल्विन, फाइनल वॉल्यूम 25 इंटू एरिया, इनिशियल वॉल्यूम 20 इंटू एरिया, तो 300 का 5/4 375 केल्विन। लेकिन डिग्री सेल्सियस में अगर पूछा है तो 75 केल्विन बढ़ गया, तो आंसर 27 + 75 102 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो मेन चीज क्या थी, ये आइसोबारिक है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। थर्ड पार्ट, हाँ थर्ड पार्ट में एज्यूमिंग आइसोथर्मल कंडीशन फाइंड पोजीशन ऑफ मर्क्यूरी कॉलम व्हेन इट इज रोटेटेड बाय 90। तो फाइनली हमने इसको ऐसे रोटेट किया। अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस मानना है, मतलब ये T, ये T, ये T, ये T। और एक बात समझने की कोशिश करिए कि ये वाला पार्ट अलग आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ये वाला पार्ट आइसोथर्मल एक्सपांशन है। ये जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये नीचे दबेगा, और ना इसका टेम्परेचर बदलना है ना इसका, क्वेश्चन में लिखा है। वैसे भी टेम्परेचर बदलने की वजह नहीं दिख रही है, स्लो स्लो हीट कर रहे हैं, हर जगह टेम्परेचर सेम है, वही जो सराउंडिंग का है। लेकिन ये वाली लेंथ हमारी बदल गई। ये वाली लेंथ अगर x हो गई तो ये वाली लेंथ 60 - x हो जाएगी, क्योंकि 30 + 30 60, ये x वो 60 - x, मर्क्यूरी बचेगा 20 सेंटीमीटर। तो अब इस मर्क्यूरी कॉलम को कोई तो बैलेंस करेगा। तो इसका प्रेशर अगर P2 है, इसका प्रेशर P1 है, तो मर्क्यूरी कॉलम से देखें तो P1 प्लस मर्क्यूरी कॉलम 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू P2। ये बैलेंस कर रहा है। अब P1 और P2 दो अननोन है, तो दो इक्वेशन चाहिए। तो एक आइसोथर्मल इक्वेशन इस पार्ट की, इंडिविजुअली इस पार्ट की आइसोथर्मल इक्वेशन, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो उसकी लगाएं, तो P1 V1 कितना है, 30 इंटू P1 V1 इज इक्वल टू इसका P2 V2 एरिया इंटू एक्स। एक इस पार्ट और इस पार्ट के लिए P1 V1, इसका प्रेशर फाइनल P2 और इसका वॉल्यूम 60 - x इंटू एरिया। तो यहां से P1 की वैल्यू आई
60 अपॉन 60 इंटू 30 बाय 60 माइनस एक्स प्लस 20, चूंकि सेंटीमीटर और मर्क्यूरी यूनिट ही है इसीलिए हम कर सकते हैं, और P2 की वैल्यू 60 इंटू 30 अपॉन एक्स। एक जीरो तो काट ही सकते हैं हम, तो 60 इंटू 30, ये 2 इज इक्वल टू 60 इंटू 30 180, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 60 माइनस एक्स, तो ये 1 अपॉन 190, 60 माइनस एक्स 60 माइनस 2x बाय x इंटू 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 90, क्वाड्रेटिक बन गई, तो 90 इंटू 60 5400 माइनस 180x इज इक्वल टू 60x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 240x प्लस 5400 इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक बनी, तो रूट तो आ रहे हैं वैसे 120 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 120 14400 माइनस 5400 120 प्लस माइनस 9000, ये आया, बच गया। तो रूट बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन 120 माइनस वाला आंसर आएगा रूट में 9000, ये x की वैल्यू। तो ये हमारा आंसर आया। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इंडिविजुअली इसमें आइसोकोरिक, इसमें सॉरी आइसोथर्मल, इसमें आइसोथर्मल, तो इससे प्रेशर निकाल लिया, उससे प्रेशर निकाल लिया। आप लॉजिकली प्रेशर सोच सकते हैं, वॉल्यूम पहले 30 था, अब x है, तो पहले प्रेशर 60 था, तो अब इसका प्रेशर 60 टाइम्स 30 से x हो गया 30 बाय एक्स, इसका प्रेशर 60 टाइम्स 30 बाय 60 माइनस एक्स, और दोनों प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू 28। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन में प्रेशर वॉल्यूम इनका रेशियो, दो इंडिपेंडेंट सिस्टम है, तो इसका टेम्परेचर 300 केल्विन, इसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, 400 केल्विन, 300 सेंटीमीटर क्यूब, 3 एटमॉस्फेयर। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू PV बाय RT। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर कितना है 2, वॉल्यूम कितना है 100, टेम्परेचर कितना है 300। ठीक है, रेशो निकालना था इसीलिए मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं। प्रेशर 3, वॉल्यूम 300, टेम्परेचर 400, तो ये आया 2/3 रेशो 9/4, 8 रेशो 27। पहले पार्ट का आंसर। दूसरे में जब हम इन मिक्सचर को दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये तय है कि इवेंचुअली इसका प्रेशर सेम, इसका टेम्परेचर सेम, इसका वॉल्यूम भी है तो उसका वॉल्यूम 3 गुना है, 3V है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स n है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 3n है, तो नंबर ऑफ मोल्स 1:3 फाइनली आंसर आएगा। हालांकि शायद पूछा है कि मास इन ईच पार्ट, तो मास के लिए आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा कि इसके नंबर ऑफ मोल्स PV बाय NR, 100 इंटू 10 पे -6, वॉल्यूम 2 इंटू 10 पे 5 बाय 25/3 इंटू 300। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ऑक्सीजन है 32, ये मास M1 आया। M2 का मास, ये पूरी वैल्यू 300 इंटू 10 पे -6, 3 इंटू 10 पे 5, 25/3 इंटू 300, 400 इंटू 4। ये अलग अलग मासेस हैं, इन मासेस का सम टोटल मास आ जाएगा M1 प्लस M2, और इस M1 प्लस M2 को 1:3 में बांटोगे तो इसका मास और इसका मास निकल आएगा। ठीक है, चलो हम पिछले डिस्कशन में एक क्वेश्चन वहां लिखा हुआ था, तो उसका आगे का पार्ट कि प्रेशर और टेम्परेचर हम कैसे निकालेंगे, ये डिस्कशन बाकी था। तो आई थिंक वो डेटा ये था, अगर डेटा थोड़ा चेंज भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कॉन्सेप्ट हमारा जो का तो रहेगा कि
पहले स्टॉपर था, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं PV अपॉन NR से। तो PV बाय NR, प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर, 2 × 10⁵, वॉल्यूम 100 × 10⁻⁶ RT से। R कितना है 25/3 और T कितना है 300। ठीक है, तो 10⁵, दिस 0 0 3 3 2 2/150, 2/250। ठीक है, 8/1000 मोल्स। ये इसके मोल्स हैं। इसके मोल्स निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स PV बाय RT, प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर, 3 × 10⁵, वॉल्यूम 300 10⁻⁶, R 25/3, T 400। वंस अगेन ये 0 ये 0, 3 3 9 27/1000। ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो N1 और N2 दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है। अब अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देते तो फाइनली इनका टेम्परेचर T हो जाता, फाइनली इनका प्रेशर P हो जाता, लेकिन अननोन 2 है तो वी नीड 2 इक्वेशंस। ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स के लिए अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स N टोटल N1 + N2 दैट मींस 34/1000। इसके मोल्स और इसके मोल्स, और टोटल मोल्स कंजर्व्ड है। इस सिस्टम में टोटल मोल्स उतने ही रहेंगे। हां, हम ये कह सकते हैं चूंकि टेम्परेचर प्रेशर सेम है, इसका वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम 3 भी है, वॉल्यूम 1:3 में है, तो नंबर ऑफ मोल्स 1:3 में होंगे, तो यहां पे N/4 होंगे, यहां पे 3N/4 होंगे। तो ऑक्सीजन के जितने मोल्स हैं वो भी 1:3 में होंगे, हीलियम के जितने मोल्स हैं वो भी 1:3 में होंगे। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। तो N/3, 3N/4, 3N/4 ये नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है। अब PV = nRT लगाएंगे तो एक ही इक्वेशन हमारे पास है। आप ऐसे मत सोचिए कि एक PV = nRT इसके लिए, एक इसके लिए, उसका हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ये रेशियो लिखने में। तो वी नीड एन एडिशनल इक्वेशन। तो देखें, एक इक्वेशन तो हम इस पार्ट के लिए PV = nRT लगा दें, या पूरे सिस्टम के लिए नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व कर दें, तो काम चल जाएगा। लेकिन हमें टेम्परेचर निकालना है, और टेम्परेचर निकालने के लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, कि यहां मैं मान रहा हूं कि एनर्जी एक्सचेंज नहीं है सराउंडिंग के साथ, तो इंटरनल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो इसके पास इंटरनल एनर्जी N1F1/2 RT1, N2F2/2 RT2 इज इक्वल टू N1F1/2 RT, N2F2/2 RT। नंबर ऑफ मोल्स N1 8/1000, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2, R टेम्परेचर इसका 300, इसके नंबर ऑफ मोल्स 27/1000, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2, R टेम्परेचर 400। फाइनली N1 8/1000 ऑक्सीजन के, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2, टेम्परेचर T। यहां हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स 27/1000 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 इंटू R इंटू T। 1002 R, 1002 R, 1002 R, 1002 R कट गया। यहां बना 40 × 3 120, 120 100, यहां 81 × 4 324 100 इज इक्वल टू 40 और 81 121 T। ठीक, तो टेम्परेचर की वैल्यू 120, तो 444 100/121, ये केल्विन में फाइनल हमारा टेम्परेचर आ गया। और ऑब्वियसली ये टेम्परेचर 300 से 400 के बीच में होगा, 300 से 400 के बीच में ये टेम्परेचर होगा, क्योंकि मिक्सिंग करने पे बीच में ही तो कहीं आएगा।
ये कैलोरीमेट्री है एक तरह से, एनर्जी लॉस एनर्जी गेन। हाँ, फाइनल टेम्परेचर हम निकाल चुके हैं, अब हमें फाइनल प्रेशर चाहिए, तो इसके लिए हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व कर सकते हैं। तो इस पूरे सिस्टम के नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो पी भी इक्वल टू एन आर टी लगा दें, तो प्रेशर की वैल्यू एन आर टी बाय वी पूरे सिस्टम के लिए। पूरे सिस्टम के मोल्स कितने हैं? 34/1000। आर कितना है? 25/3। टेम्परेचर कितना है? गंदा सा हम निकाल चुके हैं, 44400/121। वॉल्यूम कितना है? 100 और 300, 400 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है, तो निकाल लेना, ये फाइनल प्रेशर आ गया। चलो कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। तो बैरोमीटर से रिलेटेड एक करता हूं मैं क्वेश्चन। बैरोमीटर से रिलेटेड ये कुछ ऐसा, ये था यहां पे ये 60 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, पी एटमॉस्फेरिक 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये 25 कर लेता हूं, 50 हो सकता है, डेटा अच्छा बन जाए। चलो, अब क्वेश्चन होता, इफ ट्यूब इज प्रेस्ड बाय 25 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स, find amount of mercury in it. If tube is pressed down further, एक ही पार्ट रहने दो, छोड़ो, मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट इसमें कवर अप हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक बैरोमीटर है, ये मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी है। अब ये 75 है, तो इस हिसाब से ये 75 होना चाहिए। कब होता है? जब यहां वैक्यूम होता है, लेकिन गारंटीड यहां 75 से कम है, मतलब यहां वैक्यूम नहीं है, देयर इज सर्टेन एयर ट्रैप्ड। तो कुछ एयर ट्रैप होके रखी है, और अंडरस्टूड है उस एयर का प्रेशर 75 सेंटीमीटर माइनस 50, 25 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। क्यों इस पॉइंट का 75 है? क्योंकि इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फियर। एनीथिंग दैट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फियर विल बी एट प्रेशर 1 एटमॉस्फियर। और इसका 75, इसका 75, और ऊपर जाने पे प्रेशर गिरता है, तो इसका आ गया 25। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशन है। वॉल्यूम एरिया इंटू 20, प्रेशर ये है। हमने इसको स्लोली दबाया, अंडरस्टूड है ये आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि हम कोई बाहर से हीट वीट दे नहीं रहे हैं, स्लो प्रोसेस है, आराम से हीट एक्सचेंज का मौका दे रहे हैं कि टेम्परेचर स्टडी स्टेट में कांस्टेंट बना रहे। तो ये स्लोली हमने दबाया, और क्वेश्चन ये है कि हमने इसको दबाया, और ये टोटल लेंथ पहले थी 70, और वंस अगेन मैं इसको चेंज कर रहा हूं, 25 कर रहा हूं। पहले इतनी थी, अब ये टोटल लेंथ 50 है। वो क्वाड्रेटिक बनेगी शायद, उसको अच्छा बनाने के लिए मैंने ये 25 कर दिया, ओपन पार्ट। ये 25 है, ये 50 है। नाउ दिस पार्ट इज 50, लेकिन मुझे पता नहीं मर्क्यूरी कितनी जाएगी। तो मर्क्यूरी अगर मैं x मानूं, तो ये वाला पार्ट, अब देखिए यहां से 75 का प्रेशर लग रहा है, तो यहां भी प्रेशर 75 है, यहां से x ऊपर जाएंगे तो इसका प्रेशर 75 माइनस x सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आएगा, और वॉल्यूम आएगा 50 माइनस x इंटू एरिया। ये टोटल लेंथ 50 है, ये x है, तो दिस विल बी 50 माइनस x। और इस वाली एयर और इस वाली एयर के लिए आइसो थर्मल कंडीशन लगा दूं, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है? 25 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ही वहां मैं P2 में लिखूंगा, कितना? 75 माइनस x, तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। वॉल्यूम 25 इंटू एरिया, यहां वॉल्यूम 50 माइनस x इंटू एरिया,
तो एरिया और एरिया कट गया, तो ये क्वाड्रेटिक बनी हमारी x माइनस 50 x माइनस 75 इज इक्वल टू 25 इंटू 25। तो मैं 25 स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो x बाय 25 माइनस 2 x बाय 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब x बाय 25 को t मान लूं तो t माइनस 2 t माइनस 3 इक्वल टू 1, टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 5 इक्वल टू प्लस 5 इक्वल टू 0। चलो ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन में t की वैल्यू b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये वैल्यू आ गई। t क्या है? x बाय 25, तो x की वैल्यू 25 5 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2, ये हमारा आंसर है। लेकिन प्लस रूट 5 होगा नहीं क्योंकि x की वैल्यू 50 से ऊपर निकल जाएगी, तो x की वैल्यू आई 25 इंटू 5 माइनस रूट 5 बाय 2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बस इसमें क्या सोचना था कि जब हम इसको प्रेस करेंगे मरकरी की हाइट बढ़ेगी, ये बात तो तय है। तो 50 से तो ज्यादा आंसर आएगा। तो पहले मरकरी कितनी थी? नहीं, 50 से तो ज्यादा नहीं, मतलब ये वाला कॉलम 25 से कम आएगा। ये कंफर्म है कि 25 से कम आएगा, प्रेस होगा। तो ये प्रेस होगा, 25 से कम आएगा। ठीक, तो पहले हमने जो आंसर निकाला 25 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू बिल्कुल सही है। चलो एग्जाम्पल 2, और इस बार मैं एग्जाम्पल में मैनोमीटर का एग्जाम्पल लेता हूं। ये मैनोमीटर डिवाइस है कि दोनों तरफ ये था, ये लेंथ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, वैसे शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका P, इसका प्रेशर P है, टेम्परेचर T है। तो इनिशियली ईच गैस इज एट प्रेशर P 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एंड टेम्परेचर 300 केल्विन। Symmetry. Now left part is maintained at 500 Kelvin and right part at 300 Kelvin. Find level of mercury on each side. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ का टेम्परेचर बदल दिया। पहले ये 300 केल्विन था, ये भी 300 केल्विन था, इसके नंबर ऑफ मोल्स n थे तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स n ही थे, प्रेशर बराबर है। अब हमने अंतर क्या किया कि इसमें एक तरफ ज्यादा हीट कर दिया, तो इसका टेम्परेचर 300 ही है लेकिन इसका टेम्परेचर हमने कर दिया 500 केल्विन। तो इसका प्रेशर बढ़ेगा तो ये लेवल ऐसे आएगा, ये लेवल इस तरह बनेगा। तो अगर इनमें डिफरेंस, अगर ये लेवल 20 था, अगर ये x नीचे गिरता, ये x नीचे गिरता तो ये x ऊपर बढ़ता। तो अगर मैंने ये x नीचे बढ़ाया तो ये 30 प्लस x हो जाएगा, ये लेंथ 30 माइनस x हो जाएगी, ये डिफरेंस 2x का हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो इंडिविजुअली के n ही रहेंगे। अब हमें डिफरेंस क्या पता है कि इसका प्रेशर जो निकलेगा, लेट इट बी P1, लेट इट बी P2, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2x सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है। और हम जानते हैं मैनोमीटर में यही तो डिफरेंस है दोनों का। तो यहां से एक प्रेशर P1 लग रहा है, यहां से प्रेशर P2 लग रहा है, इन दोनों का डिफरेंस इस लेवल के बराबर है। अब P1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस वाले और इस वाले में कुछ करना पड़ेगा।
और ये आइसोथर्मल तो नहीं है क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना था, पहले 300 केल्विन था, अब टेम्परेचर 500 केल्विन है। प्रेशर भी बदल रहा है, वॉल्यूम भी बदल रहा है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो कंजर्व्ड है ना, इसके नंबर ऑफ मोल्स तो कंजर्व कर सकता हूं। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स थे P 300 और P की वैल्यू कितनी थी 80। तो मैं P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2 इस पार्ट के लिए लगा सकता हूं। तो पहले प्रेशर कितना था 380, वॉल्यूम कितना था 30, टेम्परेचर कितना था 300, अब प्रेशर कितना है पता नहीं, P1, वॉल्यूम कितना है 30 प्लस एक्स, एरिया मैंने काट दिया दोनों तरफ, टेम्परेचर कितना है 500, तो P1 की वैल्यू मिल गई। और इस वाले में टेम्परेचर सेम ही है तो हम आइसोथर्मल लगा सकते थे, या आप समझते कि इसमें लगाते P1 V1 P2 V2 नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व करते तो T बराबर था, कट जाता, अपने आप ही आइसोथर्मल था। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ही कंजर्व कर रहे हैं। तो सेकंड वाले में करते तो P1 80, V1 30, टेम्परेचर 300, P2 नहीं पता, V2 30 माइनस एक्स, टेम्परेचर 300। तो यहां से हमें P2 मिल गया, यहां से P1 मिल गया, और इस P1 और P2 की वैल्यू इस इक्वेशन में छाप दूं तो काम हो जाएगा। तो P1 की वैल्यू आई 000000 काटा, यहां कितना बना 805, ठीक है। ये 3 से 3 800 इंटू 5 4000 बाय 30 प्लस एक्स, ये P1। P2 की वैल्यू यहां से 3 और 3 800 2400 बाय 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इट इज क्यूबिक इन एक्स। तो ये हमसे नहीं होने वाला है शायद, क्योंकि क्यूबिक इन एक्स और न्यूमरेटर के कोएफिशिएंट, तो यहां एक लीनियर टर्म आएगा, यहां पे क्यूबिक, तो ये हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आएगा तो उल्टा आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा, x गिवन होगा और t पूछा होगा, तो उल्टा आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि x गिवन होगा, t पूछा होगा, तो P1 P2 में हम आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। एनीवे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि इंडिविजुअली नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व कर दे रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूं, फिर मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा। तीसरा एग्जांपल थोड़ा और इसमें चेंज करते हैं, मतलब इस बार मैंने स्प्रिंग ली, एक पिस्टन लिया जिसका मास 200 ग्राम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ 50 सेंटीमीटर, अंदर एक नाइट्रोजन गैस है 300 केल्विन पे, ठीक है। फाइंड अमाउंट ऑफ गैस, पहला बिल्कुल सिंपल सा है। सेकेंड पार्ट में क्या है कि अगर हम सिस्टम को गर्म करते तो इसका प्रेशर बढ़ता, पिस्टन ऊपर जाता, और जब पिस्टन 10 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, यू हैव टू फाइंड फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, कुछ नहीं दिया, फिजिक्स में हमेशा ही पिस्टन के इक्विलिब्रियम के लिए बात करेंगे। तो सॉल्यूशन देखें, हमें क्या करना है, इस पिस्टन को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इनिशियली भी इक्विलिब्रियम में है क्योंकि हर इंस्टेंट पे पिस्टन इक्विलिब्रियम में होगा। यही क्वासी स्टैटिक का मीनिंग है, मतलब इनफाइनाइटली स्लो, ठीक है, अंडरस्टूड है। हालांकि मुझे लिखना चाहिए था स्लोली हीटिंग। तो ये कुछ ऐसा है, तो यहां पे P गैस इंटू एरिया ऊपर लग रहा है, यहां से P0 इंटू एरिया नीचे, KX तो फिलहाल है नहीं, तो mgA, तो P गैस इक्वल टू P0 प्लस mg बाय एरिया। P0 कुछ नहीं दिया तो हम हमेशा 10 टू दी पावर 5 लेते हैं, mg बाय एरिया, mg 0.2 इंटू 10, एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10 पे माइनस 4, तो 10 पे 4 मतलब 0.1 इंटू 10 पे 5। तो इनिशियली प्रेशर हो गया 1 एटमॉस्फेयर उसका, तो 1.1 इंटू 10 पे 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इनिशियली प्रेशर है। अंदर जो गैस है उसका एक काम हो गया। अब वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 50 इंटू 2 100,
इंटू 10⁻⁶, 100 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर 300 केल्विन। तो नंबर ऑफ मोल्स PV/RT, तो प्रेशर 1.1 इंटू 10⁵, वॉल्यूम 100 इंटू 10⁻⁶, 25/3 इंटू 300, 10⁵ 0 0, ऊपर बचा 11, नीचे बना 2500 मोल्स। लेकिन हमें अमाउंट मतलब मास निकालना है, तो N2 का मोलर मास 28 इंटू 11/2500 ग्राम। ये पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में हमने सिस्टम को हीट किया। हमने सिस्टम को हीट किया तो ये एक्सपांड करेगा, और कितना एक्सपांड किया? 10 सेंटीमीटर। तो अब इस पे एक kx और आ गया। P0A तो अब भी है, mg है, और P गैस एरिया है। तो P गैस की वैल्यू P0 प्लस mg/a प्लस एक एक्स्ट्रा kx/a। अब ये हमें पता था 1 एटमॉस्फेयर, ये हम निकाल चुके थे 0.1 एटमॉस्फेयर। अब kx, k की वैल्यू 3 किलो न्यूटन, 3000 न्यूटन। x की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 0.1 बाय एरिया कितना है? 2 इंटू 10⁻⁴, -4। तो बहुत बड़ा आ गया, 15 एटमॉस्फेयर बन गया ये। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, 15 एटमॉस्फेयर। तो फाइनल प्रेशर हमारा हो गया P फाइनल कितना? 16.1 एटमॉस्फेयर। V फाइनल, फाइनल वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर ये था, 10 सेंटीमीटर और खिसक गया, तो 60 सेंटीमीटर इंटू 2, 120 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स तो फाइनल वही है जो इनिशियल थे। तो टेम्परेचर फाइनल हमें निकालना है, तो PV बाय नंबर ऑफ मोल्स को कंजर्व कर दो। P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2, तो टेम्परेचर निकल आएगा। तो फाइनल टेम्परेचर कितना आया? प्रेशर पहले 1.1 था, अब 16.1 है। तो पहले टेम्परेचर 300 था, प्रेशर 16.1 बाय 1.1। पहले वॉल्यूम कितना था? 50 इंटू 200, अब कितना है? 120। ये फाइनल टेम्परेचर, और फाइनल प्रेशर तो हम लिख ही चुके हैं, ये है। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन में क्या करें। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? या तो इंटरनली नंबर, इंडिविजुअली नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व कर सकते हो, जैसे इसके किए। तो PV इक्वल टू nRT तो हमारे पास है ही, जनरली क्लोज सिस्टम है, तो नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व होंगे। ठीक है, और पिस्टन के इक्विलिब्रियम के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये किसी भी तरह की प्रोसेस नहीं है, ना आइसोथर्मल, ना आइसोबारिक, ना आइसोकोरिक। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करिएगा। चलो 4 क्वेश्चन करिए। पहले क्वेश्चन में ये मरकरी यहां भरी हुई है, यहां पे एयर है, ये 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 300 केल्विन पे। P एटमॉस्फेरिक 75 लेना है। फाइंड द टेम्परेचर टू विच, इस गैस को हमें गर्म करना है जब तक कि ये नीचे नहीं गिर जाता। कितना? 10 सेंटीमीटर नीचे गिराना है इसको गर्म करके, तो फाइनल टेम्परेचर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक मरकरी कॉलम 10 सेंटीमीटर का था, 45 सेंटीमीटर दोनों तरफ बाय सिमेट्री भरे हुए हैं। अब हमने क्या किया? दोनों का प्रेशर भी बराबर है, तभी इक्विलिब्रियम में इसको 60 डिग्री रोटेट कर दिया। 60 डिग्री रोटेट किया तो मरकरी थोड़ा नीचे खिसका, और इस तरह की एक जगह लेंथ 40 हो गई, एक जगह लेंथ 50 हो गई। तो यू हैव टू फाइंड ओरिजिनल प्रेशर ऑफ ईच पार्ट ऑफ गैस। क्वेश्चन 3 में लगभग इसी तरह का है दोनों ही क्वेश्चन, ये क्योंकि इसमें भी 2 कॉलम थे, इसमें भी 2 कॉलम है। बस ये है वर्टिकली एक एयर कॉलम 50 सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर का, मैनोमीटर की ट्यूब है। हॉरिजॉन्टली ट्यूब में मरकरी भरी हुई है, मतलब अंडरस्टूड है, प्रेशर बराबर है। अब हमने क्या किया कि मरकरी और इंसर्ट करना चालू करी, और इंसर्ट करेंगे तो इन कॉलम में भी भरेगी। तो तब तक इंसर्ट करते गए जब तक कि लेफ्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर नहीं आ गई, तो राइट पार्ट में कुछ और आई होगी। तो
तो आपको वही बताना है कि राइट लिम्ब में कितनी आई होगी। ठीक है, सभी प्रोसेस स्लो है, मतलब इसमें भी अंडरस्टूड है कि इतना स्लो है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्वेश्चन 4 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे हम गैस में मानते हैं कि थ्रू आउट द कंटेनर प्रेशर सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है अगर हाइट किलोमीटर्स के ऑर्डर की ना हो जाए तो मतलब एयर के वेट के इफेक्ट को हम इग्नोर मार देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में वो वेट के इफेक्ट को निगलेक्ट नहीं करना है, मतलब मानना है कि ऊपर जाओगे तो एयर का खुद का वेट भी है, रोजी डेल्टा एच, रोजी एच का प्रेशर का अंतर आएगा। उसको सॉल्व करते हुए आपको P1 और P2, यहां प्रेशर P1 है यहां P2 है, दोनों का रेशियो निकालना है। ट्राई करिए, इंटीग्रेशन लगेगा। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट हमारी ये 10 सेंटीमीटर नीचे दब गया तो ये बचा 50, और ये बचा 50 तो ये भी 50 हो गया। तो अब इसका प्रेशर 75 लग रहा था तो यहां प्रेशर 25 हो जाएगा, और पहले प्रेशर यहां प्रेशर था 15। क्यों? क्योंकि 75 माइनस 60, और नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व कर दें तो P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। तो P1 कितना है 15, V1 40, T1 300, P2 25, वॉल्यूम 50, T2 नहीं पता। तो 15 से 0 0 2 2 ओवरऑल 2, तो T2 की वैल्यू आ गई 625 केल्विन। पहले का आंसर। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम इसको ऐसे तिरछा कर देते तो देखिए यहां लेंथ 45, यहां लेंथ 45, अब ये लेंथ आ गई 40, ये लेंथ आ गई 50। तो इंडिविजुअली ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो वॉल्यूम 45 से 40, तो इसका प्रेशर अगर मैं P मानूं तो इसका प्रेशर बढ़ गया होगा जितने रेशो में वॉल्यूम है। इसका 45 से 50 तो इसका घट गया होगा 45 बाय 50। तो इंडिविजुअली आइसोथर्मल इसका, और दोनों प्रेशर का डिफरेंस, ये लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंगल 60 है, तो P इंटू 45 माइनस 40 माइनस P इंटू 45 बाय 50, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 10 साइन 60। 10 का 60 डिग्री किसके साथ है? हॉरिजॉन्टल के साथ, तो 10 का साइन 60 √3/2 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्यों? तिरछा है तो वर्टिकल कंपोनेंट ही रोल प्ले करेगा प्रेशर के कैलकुलेशन में। तो प्रेशर की वैल्यू 45 बाय 50, तो ये कितना बना 11/10, सॉरी 9/8, ये कितना बना 9/10, 10 टाइम्स √3/2, तो 9 1/8 माइनस 1/10 1/40, तो P इंटू 9/40 इज इक्वल टू 10 √3/2। तो फाइनल प्रेशर आ गया ये गंदा सा 400 √3/18 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट बिल्कुल आसान है। यहां अगर 10 सेंटीमीटर है, यहां अगर x सेंटीमीटर है, इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, तो मैनोमीटर में बॉटम पे प्रेशर बराबर होगा। तो P1 प्लस 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू P2 प्लस x सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और P1 P2 अगर सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में निकालो तो बड़ी अच्छी बात है। तो पहले ये लेंथ 50 थी, अब ये लेंथ 40 है, तो मैं इस वाले पार्ट के लिए फिर से आइसोथर्मल लगा लूं। तो P1 की वैल्यू पहले 80 था, अब 50/40 बढ़ गया प्लस 10। P2 की वैल्यू इसके लिए लगा लो, तो पहले 100 था, प्रेशर कितना था 80, अब कितना है 100/100 माइनस x, इसका वॉल्यूम, एंड दिस प्लस x। क्वाड्रेटिक बन गई, जो कि मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो ऑन सॉल्विंग x की वैल्यू निकल आएगी।
क्वेश्चन 4, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या समझना है, प्रैक्टिकली हम इस इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब ये जो DH मूव करते, इस पे जो प्रेशर का डिफरेंस आता, ऊपर जाने पे प्रेशर घटता, रो जी DH। लेकिन दिक्कत है कि डेंसिटी ऑफ एयर क्या लिखें। तो डेंसिटी ऑफ एयर रो RT बाय M, PV इक्वल टू NRT। इसको ही हम P इक्वल टू रो RT बाय M लिख सकते हैं। तो रो की वैल्यू PM बाय RT, और प्रेशर वेरिएबल है इसीलिए डेंसिटी वेरिएबल है। तो dP इज इक्वल टू माइनस रो माइनस PM बाय RT G DH। dP बाय P इज इक्वल टू माइनस mg बाय RT DH। इंटीग्रेशन, इनिशियली प्रेशर बॉटम पे, P बॉटम P टॉप, जीरो हाइट h। तो लॉग ऑफ P टॉप बाय P बॉटम इज इक्वल टू माइनस mgh बाय RT। तो P टॉप बाय P बॉटम इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस mgh बाय RT। जरा इस फैक्टर को हम देखते हैं कि फैक्टर पे क्या अंतर आता है। हाइट h अगर मैं प्रैक्टिकली जैसे रूम की हाइट में ले लेता हूं 2 मीटर या 5 मीटर भी ले लूं, 5 मीटर पे देखते हैं कितना अंतर आता। तो m मोलर मास है, एयर का मोलर मास लगभग 30 ग्राम है, 30 ग्राम। g की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 5, RT 25/3, रूम टेम्परेचर पे 300 केल्विन। अब देखिए ये हमारी हाइट का फैक्टर है, तो इसको सॉल्व करें, ये 2500 003, तो ये बना -3 25,000 इंटू हाइट h। ये कुछ ऐसा बना। तो देखिए हाइट h का असर, अगर आप फ्यू मीटर्स की बात करते हैं तो ये टर्म इतना छोटा है कि ये होल वैल्यू अप्रोक्सीमेट्स टू 1। तो प्रैक्टिकली द वेरिएशन प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ एयर कैन बी निग्लेक्टेड। लेकिन हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं जहां हम किलोमीटर्स में मूव करेंगे। जरा आप सोचिए, अगर हाइट की वैल्यू आप 5000 रख दो, 5000 मतलब 5 किलोमीटर, अब तो अंतर आएगा ना 5000 रखने पे, -3/5 की पावर आएगी। अब तो इफेक्ट निग्लेक्ट नहीं कर सकते। और सही बात है, ज्यादा हिली एरियाज जो किलोमीटर्स पे होते हैं, जहां लेवल किलोमीटर का है, जैसे 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर, हिमालय यहाँ पे टॉप पे चले गए 8 किलोमीटर, तो अब इतने किलोमीटर पे प्रेशर में सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा। और यही वजह है कि आपने कभी सुना होगा कि जो चिप्स के पैकेट हैं, अगर आप रोहतांग जैसे टॉप पे गए होंगे जहां 4-5 किलोमीटर कम से कम हाइट है डेटम से, तो जो चिप्स के पैकेट हैं वो ऊपर ले नहीं जाने देते। ले नहीं जाने देते मतलब मीनिंग सिंपल सी इतनी है कि चिप्स के पैकेट यहां पे 1 एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट है। ये चिप्स का पैकेट है, बाहर 1 एटमॉस्फेयर है, इसका प्रेशर मान लेते हैं 1.5 एटमॉस्फेयर है। तो ये जो पॉलीथिन है वो उसको रोक लेगी। लेकिन अगर बाहर का प्रेशर गिर के 0.5 हो गया तो ये प्रेशर डिफरेंस बढ़ जाएगा और चिप्स के पैकेट फूट जाएंगे। ठीक है, और यही होता है इंक पेन में। जो इंक पेन अगर लो प्रेशर एरिया पे आप ले जाओगे तो इंक ओवरफ्लो कर जाएगी, वजह यही है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आपको समझ में आया होगा कि प्रेशर के वेरिएशन को हम अर्थ के लिए निग्लेक्ट नहीं कर पाते जब हम सेवरल किलोमीटर्स की बात करते हैं, किलोमीटर्स के ऑर्डर की बात करते हैं। लैब में आपको फ्यू मीटर्स तक की बात करनी है। यू कैन इजीली निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ द वेट ऑफ एयर ऑन द वेरिएशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो उम्मीद है टॉपिक समझ में आया होगा। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे जो हमने किए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको डीसीटी में मिलेंगे, सॉल्व में कुछ मिलेंगे, करिएगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बस आपको प्रैक्टिकली फील करना होता है इसको। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।